हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर जी चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर है सीटेट जनवरी 2021 का यह पेपर है और यह पेपर जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है सभी एस्पायरेंट्स के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यह जो है आगामी सीटेट जनवरी 2024 में जो यह एग्ज़ाम होगा जनवरी 21 को तारीख रखा गया है। जनवरी 21 को देश भर के सभी जगह पे यह एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट जनवरी 2024 का। तो इसके लिए यह जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है यह वीडियो, तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। और इसी तरह के वीडियो को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें और चैनल से जुड़े रहें हमारे चैनल का सदस्य बनने के लिए। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। यह CDP का आज हम लोग CDP का देखेंगे। सीटेट का जो CDP का जो होता है सब्जेक्ट, इसमें यह जो है कॉमन सब्जेक्ट है, यानी कि 1 to 5 प्राइमरी वालों के लिए और 6 to 8 जो होते हैं क्लास उसके लिए भी, दोनों वर्गों के दोनों पेपर के लिए, यानी कि यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यह जो CDP है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो यह जो है स्कोरिंग पेपर है। यह सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग है और इसमें जो भी अच्छा स्कोर करते हैं उनका बहुत ही फ़ायदा मिलता है अच्छा स्कोर लाने के लिए सीटेट में। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 30 प्रश्न होते हैं CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में 30 प्रश्न होते हैं। आइए 30 प्रश्न को भी सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ऑप्शन में देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सही। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप। यह क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, या लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यह जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है यह। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन 2 है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। थर्ड है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। एक शिक्षक का या अध्यापक का कर्तव्य है कि ज्ञान की संरचनाओं के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका। एक अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करती है, या अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करती है, या छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए जो है आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन 2 है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा, परिवार जो है एक क्या है, प्राइमरी जो है सो कारक होता है। परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का 1 जो है सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए परिवार जो है समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। देखिए परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, क्योंकि एक बालक जो है पहले अपने परिवार में ही कुछ भी सीखता है। तो परिवार जो है क्या है, समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। और सेकेंडरी जो कारक होता है, द्वितीय कारक, वो होता है विद्यालय।
तो यहाँ जो ऑप्शन में है इसी प्रकार दिए होंगे, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि, इसका सही उत्तर होगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बहुबुद्धि यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है किस पे इम्फेसाइज करता है, किस पे जोड़ देता है, तो सही उत्तर हो जाएगा देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि जो है इसकी विभिन्न दशाएं होती है। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला सवाल है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। यह किस प्रकार के चरण को बताता है? लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है इसके अनुसार बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रथागत। ऑप्शन नंबर 2 प्रथागत हो जाएगा सही उत्तर। सही उत्तर होगा प्रथागत। कन्वेंशनल यानी कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, यानी कि प्रथागत का मतलब हुआ प्रथा के अनुसार, यानी कि ट्रेडिशनल किसी प्रथा को जो पहले से चले आ रहा है उसके अनुसार, यानी कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्षेप अधिगम प्रक्रिया में ब्लैंक के महत्व को जोड़ देता है। देखिए यहाँ जहाँ भी अगर आपको लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत मिले देखने को, वहाँ पे आप बिल्कुल ही निसंदेह होते हुए, बिना किसी प्रकार का संदेह रखते हुए आप सामाजिक सांस्कृतिक में ही ऑप्शन में टिक लगाएंगे। तो सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, हमेशा ही लेव वाइगोट्स्की के साथ ही जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। यह ट्रिक के तरह आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो सांस्कृतिक उपकरण, यहाँ जब भी आप वाइगोट्स्की को देखेंगे तो इनका सामाजिक और सांस्कृतिक जो है इसी में इनका जो है सो जोड़ देते हैं। तो जहाँ भी जो है सामाजिक सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ उत्तर होगा वही इनका सही जवाब हो जाएगा। लेव वाइगोट्स्की को सामाजिक सोशलाइजेशन एवं कल्चरल जहाँ भी हो, यानी कि सोशल एवं कल्चरल जहाँ भी हो, सोशियो कल्चरल जहाँ भी हो पर्सपेक्टिव, वहाँ पे लेव वाइगोट्स्की को ही देखा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांस्कृतिक उपकरणों। अगला सवाल है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णन करते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं? ऑप्शन नंबर स्कीमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा स्कीमा मनोबंध। जीन पियाजे थे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। यह फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी इन्होंने दिया था। इससे रिलेटेड किसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्कीमा या मनोबंध, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विकास का जो मुख्य जो केंद्र होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए 2 हो जाएगा, विचार या सोच में केंद्रीकरण। विचार या सोच में केंद्रीकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सेंट्रेशन इन थॉट्स, सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के यानी कि डेवलपमेंट के जो है प्रोस्पेक्ट में कौन सा जो है इसमें सही कथन हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विकास जो है क्या है? बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल विकास क्या है? बहुआयामी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। सही उत्तर हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल, यानी विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोर अवस्था तक जो है बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांवेदिक मूर्त अमूर्त।
पहले जो है सांवेदिक हो जाएंगे, उसके बाद मूर्त एवं उसके बाद अमूर्त। तो ऑप्शन 1 सही है। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। एक जो प्रगतिशील जो कक्षा है यानी कि प्रोग्रेसिव क्लास में पर्सनल जो डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए या किस तरह से देखा जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए यह क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता जो है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समावेशी कक्षा में ब्लैंक पर जोर देना चाहिए, यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है एम्फेसाइज्ड ऑन, इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइजेस शुड बी ऑन। समावेशी कक्षा में जो है किस पे जोर देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, क्योंकि अवसर प्रदान करना बच्चों को बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के द्वारा जो है उनमें जो है विकास लाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर उन्हें मिलेगा, तभी तो वे अपना जो उनमें कला या ये कला है, स्किल है, वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी कि 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ऐसे छात्र जिनको जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, यानी कि छात्र जो कि शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं, वे क्या हो जाएंगे, इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार होते हैं। शब्दावली का उपयुक्त इसका जो है शब्दावली है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15वां है, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधन करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जटिल संरचना नहीं बनाना चाहिए। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोगी एंड असेसमेंट, जटिलता से उन्हें शिक्षण में अधिगम में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए अध्यापक को। यहाँ पूछा गया है कि क्या अध्यापक को नहीं करना चाहिए, तो हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन का जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए अध्यापक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक की पहचान को प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है। क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी का जो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी इसका जो है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट सवाल है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हेतु एक अध्यापक को, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसमें देखें, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला सवाल है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य सिद्ध किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3 हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर।
इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉगीज, यानी कि समरूपों पे इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान की क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम की अधिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। यानी कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला सवाल है, शर्मिंदगी क्या हो जाएगा ब्लैंक में, यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। शर्मिंदगी जो है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। फिर से रिपीट कर दूं एक बार, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, यानी कि टीचिंग लर्निंग में का जो इफेक्टिव मोड है कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। संकल्पनाओं के बीच जो है संबंध खोजना, यानी एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अब अगला देखते हैं सवाल, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। त्रुटियों का समझ जो होता है वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अब अगला देखते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। सूचना को अगर अलग अलग पार्ट में अगर प्रस्तुत करेंगे उनके सामने तो उनको समझ में कुछ जल्दी आएगा नहीं, इसलिए सीखने में उन्हें काफ़ी कठिनाई होगी। अगर अलग अलग टुकड़ों में सूचनाओं को प्रस्तुत करेंगे उनके सामने तो उन्हें कुछ समझ में जल्दी आएगा नहीं, इसलिए बच्चों को सीखने में कठिनाई तभी होती है। तो सही होगा उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम का जो सर्वोत्तम अवस्था है वो कौन सा है। तो हो जाएगा संतुलित उत्तेजना, यानी कोई भय नहीं। संतुलित उत्तेजना यानी कि कोई भय नहीं। अगला है, अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देकर है कि ज्ञान की संरचना में क्या हो जाएगा, बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम क्या संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे जो हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा जो है उपयुक्त होती है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अधिगम जो है लर्निंग के लिए जो है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। कौन सी धारणा जो है उपयुक्त है। तो योग्यता जो है सुधारी है। सही उत्तर होगा योग्यता सुधारी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है। तो हो जाएगा अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी कि अन्वेषण और संवाद इसका सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोट्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वनियमन। स्वनियमन इसका सही उत्तर होगा। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि स्वनियमन। नेक्स्ट देखेंगे सवाल, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इवैल्यूएशन जो मेथड होता है यानी कि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना जो है सबसे पहले उनको करना चाहिए, क्योंकि एवेल्युएशन पहले इसी का किया जाता है। सबसे पहले विद्यार्थियों की क्या ज़रूरत है एवं क्या उनकी आवश्यकता है, सबसे पहले इसी का पहचान करना यानी कि इसका एवेल्युएट करना जरूरी होता है अधिगम में। तो सही उत्तर हो जाएगा 29 का थर्ड जो है सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 30 नंबर CDP का यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का यह लास्ट सवाल है। 30 प्रश्नों का यह सेट था। यह जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में।
अब देखिए लास्ट देख लेते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी कि इंटरप्ले एंड ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर हो जाएगा इसका सही जवाब। तो यह जो है आज का था इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने इसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। और यह जो है आपके आगामी एग्ज़ाम जो होगा 21 जनवरी को सीटेट का, सीटेट 2024 का 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ज़्यादा समय नहीं रह गया है। यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। सीडीपी में यह बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी होता है और ये जो क्वेश्चन का सेट है, इससे बहुत सारे मिलते जुलते सवाल आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है कि आपको यह बहुत ही हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। इसी तरह के और भी वीडियो आगे मैं बना के आप लोग के लिए लाऊंगा और अच्छे से आप लोगों को समझाया करूंगा इसमें। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।